हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं। जैसे कि हमने कौन कौन से पढ़ा था, एक तो पढ़ा था हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटलिक बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। और उसके साथ हमने ऑक्टेट रूल भी पढ़ लिया था। आई थिंक पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? आयनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी। उसका कुछ एक पार्ट जो है वो आज हम उसका भी लेंगे। और साथ में जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एक बॉन्ड हेबर साइकिल आपने नाम सुना होगा, जो क्या करता है, रिलेशन बताती है एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के बीच में एक रिलेशन बताती है। उसको भी हम क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करेंगे। और साथ में कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करेंगे? आज स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है आज का? आयनिक बॉन्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, बॉन्ड हेबर साइकिल। एंड द थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है अपने पास? कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसके हम क्या करेंगे? स्टडी करते हैं। चलते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, मान लो अगर आप इस इजीली के प्लेटफॉर्म पर अगर नए हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्ले स्टोर पे जाना है और इजीली लर्न विद स्माइल नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, उसको क्या करना है? वहां से डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो ये वाली क्या है, स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसमें से आपको क्या करना है? क्रिएट ए न्यू अकाउंट करना है। जैसे ही आप इसको क्या करोगे? क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद में क्या मिलेगा आपको? ये सा मतलब क्या होती है, ये आपको स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आपको अपना नाम यहां फिल करना है, दूसरा ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, थर्ड क्या करना है? वो जेंडर, एंड फोर्थ क्या है आपका? लोकेशन, जहां भी आप रहते हो उसको क्या करना है? वो यहाँ फिल करना होता है। फिफ्थ पे आपके मोबाइल नंबर मतलब क्या करना है? अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पे। और जैसे ही आप वेरीफाई विद ओटीपी करोगे, मतलब यहाँ क्या करोगे? क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपके टेक्स्ट मैसेज पे या ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा। और वो ओटीपी जैसे ही आप यहाँ क्या करोगे? फिल करते हो, तो फिल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप वेरीफाई करते हो तो आपको इजीली के प्लेटफॉर्म पर क्या मिलता है कि कौन कौन से कोर्स की यहाँ प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे कि IITG, नीट, बैंक और SSC के लिए। तो यहाँ क्या है, आपको अप्रोक्स 2000 प्लस क्या है वीडियो अवेलेबल है, जिनसे आप क्या करते हो? अपने जो कॉन्सेप्ट है या जो जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्या करोगे? बिल्ड अच्छे से क्या करो? बिल्डअप कर लोगे। और साथ में यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? DPPs भी मिलेगी, जिसमें आप मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। और कुछ PY के क्वेश्चन भी आपको क्या करते हैं? प्रोवाइड कराए जाते हैं। चले आगे चलते हैं। इसके बाद क्लास, अगर मान लो कोई 11th और 12th का बच्चा है, जैसे CBSE का है या RBSE का, या फिर एक्स्ट्रा अगर मान लो बोर्ड है, तो उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ क्या होती है? करवाई जाती है। चले आगे। उसके बाद एक CUET का एंट्रेंस एग्जाम होता है, CUET वाला, उसकी प्रिपरेशन भी क्या होती है? यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है यूट्यूब पे। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे? आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसमें भी क्या करोगे? आपकी क्लासेस के अंदर मिल जाती है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रारंभ बैच पढ़ रहे हैं। प्रारंभ बैच की जनरल अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसकी फीस कितनी है? 8,999 रुपीज है। लेकिन जैसे ही आप एक कोड, कौन सा? फ्री इजीली कोड, अगर आप क्या करते हो उसके अंदर क्या करते हो? यहाँ पे अप्लाई करते हो, मतलब डाल देते हो, तो क्या हो जाएगा? जितने भी वीडियोज अब तक पढ़ाए गए हैं, मतलब जितनी भी वीडियो या क्लासेस डाली हुई है, वो सब आप क्या करते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। तो ये जो बैच हो क्या है? बिल्कुल फ्री है आपके लिए। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो टॉपिक क्या है अपना? वो है आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड हेबर साइकिल, और लास्ट में है पढ़ेंगे हम क्या? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली बात करते हैं हम इसके अंदर आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या पढ़ेंगे? एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब कोई आयनिक बॉन्ड अगर बन रहा हो तो उसके दौरान कौन कौन सी एनर्जी में चेंज होता है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलते हैं। पहली बात क्या करते हैं? द मेजर स्टेप लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से पहला देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ गैसेज एटम। क्या होता है? अगर मान लो आपके पास एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है कोई एलिमेंट, अगर उसको मुझे आयनिक कंपाउंड बनाना है या आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो दोनों से पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको गैस में चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको गैस में चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा? एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी कौन सी एनर्जी की बात करते हैं? देखो, द एटम दैट इज participating in the ionic bond formation is to be isolated from other atom। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? हमें अलग करना पड़ेगा। कौन से? सॉलिड और लिक्विड से। चलो देखें। दिस इज अचीव्ड बाय कन्वर्टिंग द मेटल इनटू गैसेज स्टेट फ्रॉम आइदर सॉलिड और लिक्विड। जो मैंने बताया था, क्या बताया मैंने? कि मान लो कोई मुझे
एलिमेंट को आयनिक बॉन्ड बनाना है, मतलब किसी एलिमेंट का मुझे आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को गैस स्टेट में चेंज करना पड़ेगा। कहां से चेंज करेंगे हम उसको चेंज करेंगे या तो कोई वो एलिमेंट सॉलिड फेज में हो या फिर किसमें, लिक्विड फेज में होता है। तो उसके दौरान कौन कौन सी एनर्जी होती है, देखो इधर पहला है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, कोई मेटल है किसमें है, सॉलिड फेज में है, इसको क्या करना पड़ेगा अपने, हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको ये किसमें हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो कौन सी हो गई, फ्यूजन एनर्जी की बात करते हैं। दूसरा है वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आपने नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, कोई मेटल अगर लिक्विड है उसको हम क्या करेंगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन देंगे, तो किसमें चेंज हो जाएगा, वो गैस में चेंज होता है। क्या पढ़ा हमने, अगर कोई मेटल सॉलिड स्टेट में है उसको अगर लिक्विड स्टेट में चेंज करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फ्यूजन एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर मान लो कोई मेटल मेरे पास लिक्विड फेज में है उसको किसमें, गैसीय स्टेट में अगर मुझे चेंज करना है तो एनर्जी कौन सी देनी पड़ेगी हमें, हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर हमें क्या करना देना पड़ता है। आगे चलते हैं। तीसरा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, देखो कोई मेटल किसमें है, सॉलिड में है, वो डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब कोई भी मेरे पास जैसे मान लो वाटर है, किस फॉर्म में है, सॉलिड फेज में है, उसको क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। अगर मैंने आइस को डायरेक्ट किसमें चेंज कर दिया, किसमें कर दिया, वेपर में चेंज कर दिया, तो कौन को क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाता है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा, अगर मान लो आइस को मैं वाटर में कन्वर्ट करता हूं तो कौन सी एनर्जी देना पड़ेगी मुझे, हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ेगा। अगर लिक्विड को वेपर में चेंज करना हो, जैसे मान लो वाटर को अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसको क्या करना पड़ता है, हमें देना पड़ता है। चलें यहां तो बात में आगे, चलें आगे दिखाओ। इन केस ऑफ नॉन मेटल, दूसरी बात, which usually exist in molecular form and additional step of conversion of gaseous molecule into atom is required। मतलब क्या होता है, अगर मेटल की बात करता हूं तो मेटल क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाया जाता है। जबकि नॉन मेटल में अगर बात करना चाहता हूं, नॉन मेटल में क्या होता है, जनरली जो जितने भी नॉन मेटल हैं सारी क्या होती हैं, क्या करती है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाई जाती हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक या दो एलिमेंट की नीड होती है ओनली। जैसे कि मान के चलो क्लोरीन गैस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्लोरीन में मुझे क्या बनाना है, NaCl बनाना है। तो क्लोरीन कितने मेरे पास, क्लोरीन है मेरे पास 2, तो मुझे कितने क्लोरीन चाहिए, 1 क्लोरीन चाहिए। तो उसके लिए कौन सी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कौन सी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो आगे, The energy required for this process is known as bond dissociation energy। किसी भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी क्या कहलाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। चलते हैं आगे, देखो डिटेल से बता देना चाहूंगा इसको मैं आगे। देखो जैसे मान लो मेरे पास क्या है, A2 है। A2 क्या है, जनरली किसमें है, मान लो मैंने ले ली क्लोरीन गैस ले ली, तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसको क्या ली हमने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो क्या बन गया मेरे पास, 2Cl बन गया। तो ये क्या हो गया, किसी भी गैस मॉलिक्यूल को, ठीक है, मॉलिक्यूल को अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और अपने पास सेपरेट एलिमेंट क्या होते हैं, मिल जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नोट, depending on the state of metal or non-metal under the reaction condition all of these step may or may not be required। मतलब किसी में हो भी सकता है, किसी में रिक्वायर्ड नहीं भी हो, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन फ्रॉम गैसेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। मतलब पहला काम क्या किया हमने, कोई मेटल थी सॉलिड या लिक्विड में, उससे क्या ले लिया हमने, उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, गैस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और हमने क्या कर दिया, जो नॉन मेटल थी, मॉलिक्यूल के फॉर्म में थी, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, मतलब एटम के रूप में उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया। जैसे कि 2Cl2 से हमने क्या बना लिए, 2Cl मॉलिक्यूल बना लिए। चले आगे बात करते हैं। क्या होता है, ए केटाइन इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटम। अगर किसी एलिमेंट से, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था, उसमें क्या बताया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर कि मान लो कोई एक एलिमेंट है, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वहां कौन सा चार्ज आएगा, वहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूं, मैंने लिखा है यहाँ पे Na सोडियम, क्या करनी पड़ी मुझे, यहां आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ी या रिक्वायर्ड एनर्जी देनी पड़ी। क्या मिलेगा मेरे पास, Na+ और साथ में बाहर क्या निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये किस फेज में है, गैसेस फेज में। कोई दिक्कत नहीं आ रहा, तो
चले तो क्या पढ़ा हमने कि फॉर्मेशन ऑफ केटायन, तो क्या होगा, कोई केटायन है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, जब भी कोई किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, नीचे दिखा हुआ एग्जांपल देखो क्या है। मान लो कोई मेरे पास मेटल है एम यानी कोई क्या है मेरे पास मेटल है, किस पेज में है, गैस पेज में, गैसेस पेज में। तो हमें क्या देना पड़ेगा, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और तो चार्ज कितना आ जाएगा उसके पास, एन नंबर ऑफ चार्ज उसके क्या आता है, आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उतना ही क्या होता है उसमें प्लस हम क्या करते हैं, चार्ज लिख देते हैं। आगे चलते हैं इसके बाद। थर्ड एनर्जी कौन सी आ गई, फॉर्मेशन ऑफ केटायन फ्रॉम गैसेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलर आ गया ना वापस, सेम वही है, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। फोर बात करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन फ्रॉम गैसेज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो कि मान लो कोई मेरे पास क्या है एलिमेंट है, उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम उसको बोलते हैं। तो यहां बात वही कर रहा हूं, मान लो क्या है मेरे पास एक एलिमेंट है, गैसेज एलिमेंट, उसमें मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एन माइनस मतलब चार्ज क्या गया, उसके माइनस चार्ज आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी यहाँ पे रिलीज होती है। देखो क्या पढ़ा हमने, एन एनायन इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द एटम, इन दिस स्टेप एनर्जी इज लिबरेटेड, बाहर निकलती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लास्ट वाले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ लिया था इसको, आई थिंक बहुत अच्छे समय में आ भी गया होगा आपको। चलते हैं हमने कौन सी नेक्स्ट वाली एनर्जी जो कि कौन सी है देखते हैं। देखो इधर, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम गैसेज आयंस। अब देखो हमने क्या बना लिया, एक तो बना लिया Na+ गैसेज स्टेट के अंदर, दूसरा हमने क्या बना लिया, दूसरा हमने बनाया Cl-1 किसमें, गैसेज स्टेट के अंदर। अब दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। और कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, वहां रिलीज होती है कौन सी, लेटिस एनर्जी। ध्यान रहे कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, लेटिस एनर्जी उसको बोलते हैं। देखो क्या है, देखो आगे, द गैसेज cation and anion come closer to each other due to electrostatic force of attraction and form ionic crystal along with the liberation of energy. This energy is known as lattice energy. मतलब जब भी सोडियम आयन, मतलब क्या करती, ऐसे नहीं बोलूं तो ऐसे बोलूं कि मान लो कोई मेटल है गैसेज स्टेट में है और उसमें चार्ज कितना है, प्लस है, वो क्या करेगा, दूसरा जो मान लो नेगेटिव चार्ज कोई एलिमेंट है, कौन सी फेज में, गैसेज फेज में, दोनों आपस में क्या करेंगे, पास में आएंगे। कौन से, किस वजह से आएंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो पास में आएंगे और पास में आने के बाद क्या बना लेंगे, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। चले आगे क्या है, देखो द अमाउंट ऑफ, देखो यहां दिखा हुआ है Mn+1 An-1 क्या बना लेंगे, Ma बना लेंगे, और बाहर कौन सी गैस रिलीज हो गई, लेटिस एनर्जी। और आगे बात करते हैं, देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेप लाइक फ्यूजन, vaporization, sublimation, bond dissociation, removal electron, etc. is usually more than compensated partially by electron gain enthalpy and mostly by lattice energy. मतलब क्या होता है, लेटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होती है इनमें, इन लेटिस एनर्जी की तुलना में क्या होता है, इनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो इसमें क्या होता है, एक आपने नाम सुना होगा बोर्न-हेबर साइकिल, वो क्या करता है, जितने भी स्टेप हमने पढ़े हैं अब तक, जितनी भी एनर्जी हमने पढ़ी है, उनमें क्या होता है, एक रिलेशन बताती है। तो बात करते हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, बोर्न-हेबर साइकिल के बारे में। क्या बताते हैं बोर्न-हेबर साइकिल, ध्यान रहे इसमें बोर्न-हेबर साइकिल में क्या है, कब दिया गया, ये 1999 में दिया गया। बोर्न-हेबर जो है वो क्या है, दो साइंटिस्ट हैं, बोर्न और हेबर, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन दोनों का नाम पे क्या कर दिया, इसमें बोर्न-हेबर साइकिल है। क्या बताया गया है इसके अंदर, इसमें बताया गया है हमें क्या करना होता है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं हम, इसमें लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, इसमें क्या है, डिफरेंट जितने भी हमने स्टेप पढ़े, तो क्या करता है इसके अंदर, ऑल स्टेप
which participate in formation of ionic compound मतलब जो बोर्ड-नेबर साइकिल है उसमें क्या है, जितने भी स्टेप अगर मान लो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबकी जितनी भी एनर्जी होगी, जितनी भी इसकी क्या होगी, ऑल एनर्जीज, उनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन डिनोट करता है। क्या करता है, एक रिलेशन बताता है। वो रिलेशन ही क्या कहलाता है, आपके बोर्न-हेबर साइकिल कहलाता है। मतलब क्या पढ़ा हमने कि कोई भी एक आयनिक कंपाउंड मुझे बनाना है, उस आयनिक कंपाउंड में हमें बहुत सारे स्टेप से निकलना पड़ेगा। कौन कौन से स्टेप, जैसे कि मान लो सब्लिमेशन करना पड़ेगा, हमें आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी की स्टेप से निकलना पड़ेगा, हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से हमें निकलना पड़ेगा, और साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से निकलना पड़ेगा। तो इतने जितने भी स्टेप हमने पढ़े हैं, उन सारे स्टेप में अगर मैं बात करना चाहूं तो उन जितने भी रिलेशन में बताना चाहूं तो रिलेशन किस बेस पे बात करते हैं हम, बोर्न-हेबर साइकिल द्वारा हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चले मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे कि सपोज मुझे निकालना है, मुझे बनाना है बोर्न-हेबर साइकिल। किसका बनाना है, मुझे NaCl का बनाना है। NaCl का बोर्न-हेबर साइकिल मुझे बनाना है। ठीक, कैसे बनता है, सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है सोडियम जो एलिमेंट है किस पेज में, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, सोडियम किसमें है, सॉलिड स्टेट में है। साथ में जो क्लोरीन होती है वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में होती है। कैसे लिखा हमने इसको, Cl2 गैस लिख दिया। जैसे ही कोई रिएक्शन होती है तो क्या होती है, एनर्जी ऑफ रिएक्शन भी होती है, उसको बोलते हैं हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये लिख दिया मैंने एंथैल्पी डेल्टा क्यू, डेल्टा एच, और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्यू लिख दिया, मान लो डेल्टा एच, या क्या लिख दिया मैंने, क्यू लिख दिया, क्यू। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, बात करना चाहूं, मान लो मैंने सबसे पहले बताया था कि मान लो क्या है, मेरे पास कोई मेटल है सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो सॉलिड स्टेट से क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे गैसीय स्टेट में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, Na किसमें लिखा, गैसीय स्टेट के अंदर। तो बताओ आप, अभी जो मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट यही पढ़ाया था मैंने, क्या बताया था कि जब भी किसी मेटल जो क्या है सॉलिड स्टेट में है, वो अगर उसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, गैसीय स्टेट में चेंज करते हैं डायरेक्टली, तो कौन सी एनर्जी होती है वहां पे, सब्लिमेशन एनर्जी लगती है। कौन सी एनर्जी हो गई यहाँ पे, वहां हो गई सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी क्या लिखेंगे हम, SE, सब्लिमेशन एनर्जी लिखते हैं, ध्यान रहे। दूसरा क्या करेंगे हम, सोडियम जो मेटल है वो किसमें है, गैसीय स्टेट में है, और क्या है, न्यूट्रल एलिमेंट है। हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है आयंस के रूप में। तो जो मेटल होती है जनरली किसमें होती है, पॉजिटिव में, क्योंकि ये क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो यहां से हमने क्या किया, इसको सोडियम को मैं किसमें चेंज करूंगा, सोडियम को मैं चेंज करने वाला हूं Na+1 में। स्टेट क्या आ गई इसकी, गैसीय स्टेट आ गई। तो जब गैसीय स्टेट अगर आ रही है, क्या बन रहा है, Na+1 बन रहा है। तो आपको पता है कौन सी एनर्जी ली, जब किसी न्यूट्रल एलिमेंट में से क्या कर दिया मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, लिखा इसको IE, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिख दिया मैंने इसको। तो कितनी एनर्जी काम में, अब तक हमने पढ़ा सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा कौन सा पढ़ लिया हमने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस कर ली। चलिए आगे दूसरी बात करता हूं, आगे क्लोरीन की बात करता हूं। देखो इधर क्लोरीन की, अब क्लोरीन मेरे सामने अगर गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है NaCl में क्लोरीन कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बॉन्ड मतलब जो Cl2 मॉलिक्यूल है उसमें से मुझे क्या चाहिए, 1 क्लोरीन चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया एनर्जी कौन सी लगाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कितनी लगा दी साहब, मैंने लगा दी हाफ। क्यों, क्योंकि मुझे केवल 1 क्लोरीन चाहिए। अगर मुझे 2 क्लोरीन चाहिए होते तो मैं क्या लिखता, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ नहीं लगाता। तो मैंने ये लिख दिया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो इधर Cl किस में है, गैसीय स्टेट के अंदर। Cl किस में आया, गैसीय स्टेट के अंदर आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, Cl नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, Cl-1 चाहिए। तो Cl-1 चाहिए तो एनर्जी कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमें पता है, मैंने बताया था, स्टार लगा के लिखवाया भी था कि जब भी आयनाइजेशन या आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूंगा तो उसमें से क्या होगा, वो तो होती है पॉजिटिव, जबकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है,
उसमें जो पहली वाली जो होगी, मतलब न्यूट्रल एलिमेंट के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। लेकिन अगर किसी नेगेटिव मान लिख दिया मैंने O-1, उस पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो मुझे वहां क्या होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब देंगे तो क्या होगा, वो प्रोसेस क्या कौन सी रहेगी, एंडोथर्मिक टाइप की होती है। तो कौन सा लिखेंगे हम, अभी कौन सा बात करेंगे, पहला वाला, क्योंकि Cl में चार्ज कितना होता है, -1। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैंने लिख दिया माइनस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बन गया मेरे पास बन गया साहिब Cl-1। क्या बना मेरे पास, Cl-1 किस फेज में है, गैसेज फेज के अंदर। लास्ट का हमने जो क्या पढ़ा था कि जब भी कोई आयंस बन गए हो, मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गए हो और किस फेज में हो, गैसेज फेज में हो, जब वो रिएक्शन करेंगे कौन सा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके थ्रू तो क्या बनेगा, NaCl बन जाता है। जो NaCl बनता है वो किस फेज में बनता है, वो बनता है आपके सॉलिड फेज के अंदर। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी होती है, यहां पे वो होती है लेटिस एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, लेटिस एनर्जी रिलीज होती है। यहां तक पूरी बात आपको समझ में आ गई। ये क्या है, NaCl का बोर्न-हेबर साइकिल है। सबसे मैं वापस डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे किया। देखो सबसे पहले क्या होता है, मेटल की बात करता हूं। यहां क्या लिख दिया मैंने, मेटल लिख दिया। यहां क्या लिख दिया मैंने, नॉन मेटल लिख दिया। माना कि मेटल किस फेज में होगा, या तो सॉलिड फेज में होगा या लिक्विड फेज में होगा जनरली। तो जब दोनों फेज में होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सब्लिमेशन एनर्जी, या अगर मानो लिक्विड फेज में है तो कौन सा पड़ेगा, हमने वेपोराइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां सॉलिड से मैं डायरेक्ट गैस में चेंज करूंगा तो मुझे एनर्जी कौन सी देनी पड़ी, सब्लिमेशन एनर्जी। जिससे क्या हो गया, सोडियम जो सॉलिड में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम गैस में कन्वर्ट हो गया। अब सोडियम जो गैस में है मुझे क्या बनाना है, इसका आयन्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आयनिक फॉर्म में मेटल किस में होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। तो क्या करती है, इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी तो एनर्जी कौन सी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी वहां यूज होती है। तो मैंने यहां लिख दिया। बात करता हूं नॉन मेटल की, तो क्या मिल गया हमें, Na+1 मिल गया गैस से। नॉन मेटल में बात करूंगा तो क्या होती है, जितने भी जो नॉन मेटल होती है जनरली क्या होती है, गैसेस फॉर्म में होती है। तो उसमें मैंने ले लिया कौन सा, मुझे Cl2 क्लोरीन गैस चाहिए थी। तो क्लोरीन गैस में कितने मॉलिक्यूल, कितना एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इसका बॉन्ड डिसोशिएट करना है। क्यों, मुझे कितना चाहिए, 1 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैंने यहाँ लिख दी। जिससे मुझे क्या मिला, 1 मोल्स क्लोरीन, मतलब या 1 एलिमेंट किसका मिल गया, क्लोरीन का मिल गया। किस फेज में मिला, गैसेज फेज में मिल गया। अब मुझे कोई मान लो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है मुझे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या करेगा वो, नेगेटिव मतलब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव गेन। तो वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको बोलते हैं। अब दोनों मेरे पास क्या है, आयनिक फॉर्म में आ गए। कौन सा, Na+ और Cl-1, दोनों आपस में क्या करेंगे, पास में आएंगे। पास में आने का कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और क्या बना लेंगे, NaCl सॉलिड में बना लेते हैं। तो इस दौरान कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, यहां पे रिलीज होगी लेटिस एनर्जी। सिंबल क्या होता है इसका, U होता है। तो हम क्या लिखते हैं, माइनस का U लिखते हैं। अब चलते हैं, ये तो हो गई बोर्न-हेबर साइकिल की बात। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं इसमें क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। क्या करता हूं मैं, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। जैसे कि मैंने मान लो, मैंने एग्जाम्पल लिया किसका, मैंने लिया एग्जाम्पल MgO का लेता हूं। मान लो किसका लिया मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा। मेरे पास मेटल कौन सी है, यहां आपको मेंशन भी करना पड़ेगा। ये मेटल है, ये मेरे पास क्या है, नॉन मेटल है। तो जब मेरे पास कोई मेटल है तो मेटल में क्या है, मैंने लिख दिया यहां पे Mg, किस फेज में है, सॉलिड फेज में। दूसरा क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होती है, जनरली O2 होती है। किस फॉर्म में होगी, O2। तो ये क्या है, गैस है। अब मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम अगर सॉलिड फेज में है तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर गैसेज में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे इसको गैस में चेंज करूंगा तो हमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिख दिया, क्या, सब्लिमेशन एनर्जी। अगर हम क्या करेंगे, किसी रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। अगर मान लो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो कौन सा लिखेंगे, माइनस का सिंबल वाला यूज करते हैं। तो यहां कौन सा हो गया, यूज हो रहा है तो क्या लिखा हमने, सब्लिमेशन एनर्जी लिख दिया। और प्रोडक्ट क्या मिला हमें, प्रोडक्ट मिला Mg, किस पेज में मिला, गैसेज स्टेट में मिला। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब मेरे पास मैग्नीशियम जो मेटल है वो किस में मिली, गैसेज स्टेट में मिल गई। तो मुझे करना पड़ेगा, इसको
किसमें, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है जो मैग्नीशियम में किसमें कौन सी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। डोनेट करेगी तो क्या आएगा, देखो इधर क्या लिखा मैंने यहाँ पे, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन हमें पता है मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आता है, +2 आता है, तो मतलब 2 बार करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हमने इसको, IE1 + IE2। ध्यान रहे ये चीज समझने की बात है। IE1 और IE2 क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा तो चार्ज कितना आएगा, +1 आएगा, लेकिन मैग्नीशियम में चार्ज कितना आता है, +2 आता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, IE1 + IE2 लिखा। तो क्या मिल गया मेरे पास, मेरे को मिल गया Mg किसके अंदर, +2 के अंदर, साथ में किस पेज में है, गैसेज फेज के अंदर। ये तो हो गया पहले साइड वाला कंप्लीट कर लिया। दूसरी साइड याद करता हूं, देखो ऑक्सीजन वाली। तो हमें पता है जब भी मैं बात करना चाह रहा हूं किसकी, ऑक्सीजन की, तो देखो MgO में कितनी ऑक्सीजन काम आती है, ओनली 1। तो क्या करना पड़ेगा हमें, लास्ट वाले जिसे करना पड़ेगा क्या, इसको हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें से मेरे पास कितनी ऑक्सीजन मिल जाए, 1 ऑक्सीजन मुझे मिल जाए। तो चले बात करते हैं इसके बारे में। मुझे क्या मिल गई, 1 ऑक्सीजन, किस पेज में मिली, गैसीय स्टेट के अंदर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलें दूसरी की बात। अब मुझे क्या करना है, इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मुझे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो देखो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो मैंने जब भी बता रखा है कि अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट है उस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना होता है, तो पहला तो कौन सा होगा प्रोसेस, या पहला जो स्टेप होगा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक टाइप का होता है, लेकिन दूसरा जो होगा वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक टाइप का होगा। तो मैंने क्या लिखा है, यहां पे हमने लिख दिया, इसको मैं बना देता हूं दोबारा, ड्रॉ कर देता हूं, इसको पूरा ड्रॉ कर देता हूं दोबारा, इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं मैं। देखो इधर, तो इसको क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इसको मैंने लिख दिया Mg+1 गैसीय स्टेट के अंदर हमने क्या दिया इसको, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1। सेकंड मैंने क्या करूंगा, तो क्या लिखा मैंने, IE2 लिख दिया। और क्या मिल गया मेरे को मिल गया क्या, Mg+K2। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। इस बार मैंने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। यहां ही बात करता हूं ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में अगर बात कर रहा हूं तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखना पड़ेगा। लेकिन किसमें लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट माइनस में, क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक स्टेप होता है, इसलिए क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इसमें लिख दिया मैंने O-1 गैसीय स्टेट के अंदर। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में मैंने क्या लिख दिया, प्लस का EA2। ध्यान रहे प्लस क्यों, क्योंकि ये एंडोथर्मिक स्टेप होता है। तो मैंने क्या लिख दिया आगे, O-K2 किस पेज में हो गया, गैसीय पेज के अंदर हो गया। अब दो मेरे पास क्या मिल गए, एक तो मिल गया मेरे को मेटल मिल गई गैसीय फेज में, और नॉन मेटल मिल गई मेरे को किसमें, गैसीय फेज में। तो दोनों को कर दो ऐड, और क्या बना लो, प्रोडक्ट बना लो। क्या बनाओगे आप इसके अंदर, MgO किस फेज में, सॉलिड फेज में। और ये क्या होगी इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या Q लिख दो या ΔH लिख दो। अगर मैं इसके रिलेशन की बात करना चाहूं तो रिलेशन क्या आएगा, देखो साहब इसका रिलेशन आएगा, मैं इसका रिलेशन अगले पेज पे लिख देता हूं। देखो रिलेशन क्या आएगा, हमने क्या पढ़ा, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस क्या किया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी +1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी +K2, और साथ में क्या किया, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और साथ में मैंने लिखा EA1 + EA2, और साथ में क्या लिख दिया मैंने, माइनस का U लेटिस एनर्जी = Q या H, ΔH लिख दिया। तो ये क्या होता है, एक रिलेशन होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड हेबर साइकिल बोलते हैं। पूरी बात आप उसमें अभी कैसे कैसे लिखा, Se + IE1 + IE2 + हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस का EA1 + EA2 माइनस के U = Q और ΔH। ΔH क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपको। अगर मैं मान लो NaCl का लिखना चाहूंगा तो लिखूंगा Se + IE प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस का EA माइनस का U = ΔH और Q लिखूंगा। चलें इस पे एक न्यूमेरिकल बात कर लेता हूं। देखो मैंने न्यूमेरिकल लिया है आपके लिए, तो न्यूमेरिकल देखो क्या है, रिलेशन क्या आता है, पहले रिलेशन लिख देता हूं मैं यहां पे अलग से दोबारा वापस। तो रिलेशन क्या लिखा मैंने, सब्लिमेशन एनर्जी NaCl के लिए प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस के EA माइनस का U = Q और ΔH। ये रिलेशन होता है, कहां से आया, बॉन्ड हेबर साइकिल से आया। अगर आपको बॉन्ड हेबर साइकिल बनाना आ गया तो ये तो नॉर्मल बात है, फॉर्मूला आप खुद लिख लोगे। चलिए देखो क्या लिखा हुआ है,
देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी कितनी दी हुई है इसने 79 किलो जूल पर मोल, आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कितनी दी हुई है 376, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी दी हुई है 122, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है हमें माइनस का 349 और लेटिस एनर्जी गिवन है हमें कितनी 661 गिवन है। ध्यान रहे किसमें गिवन है, माइनस में, माइनस मतलब हमें यहां माइनस नहीं लगाना, माइनस माइनस करके प्लस नहीं कर देना हमें, तो करते सोल्व करते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी कितनी कितनी दी हमें 79, तो मैंने लिखा 79, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी गिवन है हमें 376 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी गिवन है 122 डिवाइडेड बाय 2 क्यों आया, क्योंकि हमने क्या लिया था, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ली थी, इसलिए साथ में क्या आया अपने पास माइनस EA1, तो EA माइनस या तो ये यहां लगा दो या फिर वहां लगा दो, तो कितना लिखा 349, साथ में कितना लिखा माइनस के 661 इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने डेल्टा एच लिख दिया। सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपका। तो सोल्व करते हैं, कितना आएगा, देखो इसको कैंसिल करता हूं, कितना आएगा 61, तो 79 प्लस 376 प्लस 61 माइनस के 349 और माइनस के 661 इक्वल टू डेल्टा एच। सोल्व करो, ऐड करो, चलो ना, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, 7 और 16, 7 7 14, 6 20, 21 का 2 और कितना हो गया 5 1 6 माइनस 9 और 1 0, 4 6 10 और 1 11 एंड कितना हो गया 10, 1 0 1 0 इक्वल टू कितना आ गया डेल्टा एच। माइनस करूंगा तो कितना आएगा, देखो 1 0 1 0 में से अगर 5 1 6 माइनस किया तो कितना आ गया 10 4, 10 में से 9 और 9 में से गया तो 4 494, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 494 किलो जूल पर मोल आती है। ध्यान रहे कुछ नहीं करना, बोर्न हेबर साइकिल आपको आनी चाहिए। अगर बोर्न हेबर साइकिल आपको आ गई तो क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको निकाल लेना होता है। चलते हैं आगे की ओर। देखो आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, पहले बात करता हूं कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा, जो भी नॉन मेटल होगी, मतलब इसमें दो एलिमेंट होते हैं, कौन से नॉन एलिमेंट, जो क्या होते हैं आपस में नॉन मेटल होते हैं, वो अगर रिएक्शन करते हैं मतलब आपस में पास में आते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वो बनाते हैं हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। चलें आगे बात करते हैं इसके बारे में, क्या लिखा हुआ है देखो, The sharing of pair of electron between two atom is referred to as a covalent bond। ध्यान रहे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। शेयरिंग, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें क्या होता है ओनली शेयरिंग होती है। ध्यान रहे, दो अलग अलग वर्ड बोल रहा हूं। आयनिक कंपाउंड में क्या बोलता हूं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या बोल रहा हूं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी बात आता है तो किसकी बात करूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड की, और जब ट्रांसफर की बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा, आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करता हूं। चलिए, नॉर्मली ईच एटम दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या करते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते, पेयर जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होगी, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इक्वल होती है। अगर इक्वल शेयरिंग होती है तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कितने टाइप होता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिग्मा इसमें बात कर लेता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं इसके अंदर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, 1 सिग्मा बोलते हैं इसको, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, 1 सिग्मा और क्या होता है इसके अंदर 2 पाई होते हैं। जो कि ये जो वाला कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो क्या कौन सी रहेगी आपकी ओवरलैपिंग की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे इस चीज को। अभी तो हम क्या करेंगे, ओनली बेसिक बात कर रहे हैं। तो देखो क्या है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन द एटम इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड पेयर। जो मतलब जो दो नॉन मेटल है वो जो इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग करेगी वो क्या बनाएगी, बॉन्ड बनाएगी। उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोलेंगे, हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। बस में आगे चलते हैं। द बॉन्ड पेयर इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम एंड थस बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ देम। लास्ट जो हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कर्व पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और अट्रैक्शन के बीच में।
वो कर्व अगर आपको याद होगा तो ये चीज आराम से बेसिकली क्लियर हो रही होगी। आज भी हम कर्व पढ़ेंगे, वो हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। देखो क्या है, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच स्टेबलाइज द टू एटम्स। मतलब क्या करती हैं, ध्यान रहे, वहां क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था, यहां क्या कर रहा है, वो स्टेबलाइज कर रहा है, मतलब एक जगह क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। The distance between the nuclei of two atoms when their potential energy reach a minima is also known as bond length। उसको क्या बोलते हैं हम, bond length बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं यहां हूं, ये कैमरा यहां है, इन दोनों के बीच में मान लो मैं इस जगह फिक्स हो गया, मैंने बॉन्ड बना लिया इस कैमरे के साथ, तो यहां से इसके न्यूक्लियाई से उसके न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी शेयरिंग करने के बाद, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। चले आगे, क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू एटम आर मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। और क्या होता है उसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाउएवर द रिपल्शन फोर्स डोमिनेट ओवर द अट्रैक्शन फोर्स व्हेन दीज एटम आर बीइंग फर्दर क्लोजर टुगेदर एंड थस बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट वाले कर्व में पहले कर्व बात करता हूं, फिर आज एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, यहां क्या लिखा हुआ है, नो अट्रैक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहां पे, नो अट्रैक्शन लिखा हुआ है। नो अट्रैक्शन मतलब क्या है, जो ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड है, मतलब जो एलिमेंट है वो क्या है, दूर दूर है। जब एलिमेंट दोनों दूर दूर से मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि मैंने बात करी HCl की, मैंने बात कर रहा हूं, तो H और Cl दोनों क्या है, अभी दूर दूर हैं। जब उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही नहीं, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे ही ये एलिमेंट पास पास में आने लगेंगे, क्या होगा, जैसे ही ये एलिमेंट पास पास आने लगेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, वहां क्या होगा, उस मिनिमा पॉइंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। और वहां उस जगह क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाती है। तो बात करते हैं, देखो यहां पे, इफ टू एटम्स आर शेयर ओनली वन बॉन्ड पेयर, दैट बॉन्ड इज रेफर्ड टू एज ए सिंगल बॉन्ड। बात कर ली मैंने पहले, अगर मान लो कोई एलिमेंट या कोई दो एलिमेंट, मान लो कोई दो नॉन मेटल एलिमेंट क्या कर रहे हैं, पास पास में आएंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, उसको बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड। दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको डबल बॉन्ड। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हम बोलते हैं। अब आप बोल रहे हो कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ले तो क्या बोलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करता है, क्योंकि जो एक्सिस होते हैं वो कितने होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और क्या होता है तीसरा, जेड एक्सिस होता है। चौथा एक्सिस होता ही नहीं, इसलिए क्या होता है, क्या होगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, मतलब क्वाड्रेट बॉन्ड नहीं बनता है। आगे, A covalent bond is formed between two atoms। ध्यान रहे, वहां भी बताया था, इंपॉर्टेंट, यहां भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। When their electronegative difference is less than 1.7 on Pauling scale, अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 1.7 से कम होता है तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यूजुअली इट फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल, जो कि इसमें होता है नॉन मेटल के बीच में बनता है। वापस इसकी बात करता हूं, एक बार मान लो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो वापस बता दूं ग्राफ के बारे में। हमें ध्यान रहे, ग्राफ हमेशा कहां से पढ़ना है, राइट टू लेफ्ट पढ़ना होता है। कहां पढ़ना होता है, राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले क्या है, दोनों एलिमेंट दूर दूर थे तो दोनों, मतलब उसमें क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जीरो था तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ही पास पास में आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल कम हो जाती है, और वहां क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्या हो जाएगा वहां पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर उस पोजिशन से और भी अगर क्या मान लो दोनों एलिमेंट पास पास आएंगे, मतलब और क्लोज आएंगे, तो क्या करेंगे, उनमें रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एकदम से क्या होती है, ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है, नीट की अगर बेसिस से बात करना चाहूं तो एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि अगर मान लो कोई भी दो एलिमेंट अगर पास पास आ रहे हैं तो क्या ऑलवेज उनमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। दूसरा ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। या फिर क्या होगा, मतलब एक फिक्स पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसके बाद क्या होगी, वापस जैसे और ज्यादा क्लोज आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ध्यान रहे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है यहां से, एक यहां से बन सकता है, दूसरा मैंने कहां से बताया था, पोलिंग स्केल से मैंने बताया था। चलते हैं आगे, जो कि क्या है अपने पास, देखो नेक्स्ट पॉइंट है
पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान रहे पहला क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान रहे। अब पोलैरिटी मतलब क्या होता है, पोलैरिटी मतलब क्या होता है, पोल्स, पोल्स बोले तो एक तो पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव। मतलब क्या होता है, उसमें चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पॉजिटिव फॉर्म में और दूसरा किसमें होता है नेगेटिव फॉर्म में। अब मैं बात करता हूं पोलैरिटी के बारे में। द बॉन्ड पेयर इज इक्वली शेयर्ड इन बिटवीन टू एटम्स व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम इज 0 और नियरर टू 0। ध्यान रहे, देखो अगर मान लो कोई मेरे पास मॉलिक्यूल है या मेरे पास कोई कंपाउंड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इक्वल आती है, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने कौन सा, Cl2, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल और क्या बन गया, Cl फ्री रेडिकल। इन दोनों के पास एक 1 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इन दोनों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पोलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बने। और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लिख दी यहां पे, क्या होती है, सेम होती है। पहली बात तो ये कंप्लीट समझ आ गई होगी। आगे, इन दिस केस नाइदर ऑफ द एटम गेट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हेंस आर कैरी नो चार्ज, मतलब इनमें कोई चार्ज नहीं होता। दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इनको क्या बोलते हैं हम, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा, अगर इसी को मैं बात करना चाहूं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेट करना चाहूं तो इसको बोलते हैं हम होमोलाइटिक फ्यूजन की बात करते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, होमोलाइटिक फ्यूजन, जिसमें क्या होता है, दोनों के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सिमिलर होती है तो उसको बोलते हैं हम होमोलाइटिक फ्यूजन बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया, मान लो however when there is a considerable difference in the electronegativity, मतलब उसमें क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एलिमेंट की डिफरेंट होती है तो क्या हो जाएगा, द बॉन्ड पेयर इज नो लॉन्गर शेयर्ड इक्वली बिटवीन, मतलब उसमें क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वल शेयर नहीं होंगे। द एटम इट इज शिफ्टेड slightly towards the atom with higher electronegativity by creating partial negative charge, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, डेल नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं ओवर इट, whereas the atom with less electronegativity get partially positive charge, उसको क्या होता है, डेल प्लस से डिनोट करते हैं। This type of bond is also referred to as polar covalent bond। ध्यान रहे, अगर मान लो, वापस बात करता हूं, अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्ड डिसोशिएट होने के बाद कोई चार्ज उन पर नहीं आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ भी डिफरेंस होता है, थोड़ा सा भी, तो उस वजह उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इक्वल नहीं होती। उसकी वजह क्या हो जाएगा, कंपैरिजन, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसमें क्या होता है, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब डेल नेगेटिव लिखते हैं उसको, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसमें आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। और इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसका एग्जांपल लिख दूं मैं, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे HCl, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो क्लोरीन की ज्यादा होगी तो क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बनेगा इसके अंदर, मैंने लिखा HCl, इस पे क्या गया, डेल नेगेटिव, और यहां क्या गया, डेल पॉजिटिव, मतलब पोलरिटी आ गई, इक्वल होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। चलते हैं आगे, देखो क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देखो अब ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, देखो कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट के इक्वल होते हैं तो जनरल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं तो वो कौन सा होता है, डेटिव बॉन्ड होता है। कैसे, देखो क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द शेयर्ड पेयर इज एंटायरली कंट्रीब्यूट बाय ओनली 1 एटम, मतलब कोई 2 एलिमेंट थे, उनमें से किसी ने क्या किया, एक ने ही सारा क्या कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया दोनों इलेक्ट्रॉन। मान लो उनको बीच में कितना बॉन्ड बनाना था, 2 एलिमेंट को एक सिंगल बॉन्ड बनाना था। जब सिंगल बॉन्ड उनको बनाना था तो उन्होंने से क्या किया, किसी एक एलिमेंट ने ये बोल दिया कि मैं क्या कर रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन में दे रहा हूं, डोनेट कर रहा हूं। तो इसमें क्या हो गया, एक तो हो गया डोनर एटम, एक कौन सा हो गया, मतलब क्या हो गया, एक्सेप्टर। या एक्सेप्टर बात करता हूं, तो मान लो मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसके अंदर, मान लो मैंने लिख दिया यहां पे मेटल, लिख दी, यहां लिख दी मैंने नॉन मेटल, ये होगी मेटल, ये कौन सा हो गया, नॉन मेटल होगी। तो जो मेटल होती है वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों उसमें क्या होता है, जनरली इसमें जो पार्टिसिपेट करता है कौन करता है, लोन पेयर करता है। क्या करेगा,
लोन पेयर करेगा, और जैसे ही लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो वो क्या कर देगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको डोनेट करता है मेटल को। ये क्या करता है, ये तो कौन सा हो गया, एक्सेप्टर या एक्सेप्टर, ये कौन सा हो गया, डोनर हो गया। तो इसमें क्या हो गया, डोनर के दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर दिए, शेयरिंग कर लिए के साथ मेटल के साथ, और कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, वो बना लेते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है इसका, डेटिव बॉन्ड भी होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे कौन सा, लुईस डॉट मॉडल, मतलब कोई भी कंपाउंड का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल बोलते हैं। देखो क्या है, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड a simple qualitative model was developed by Gilbert Newton Lewis in 1916। मतलब 1916 में गिलबर्ट न्यूटन लुईस नाम के साइंटिस्ट ने एक मॉडल तैयार किया, उसको बोलते हैं हम कौन सा, लुईस डॉट मॉडल। क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसमें क्या आंसर पहला, एक तो देखो ऑक्टेट रूल, द इनर्ट गैस एटम विद 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, और हाईली स्टेबल, मतलब क्या था, वो स्टेबल होता है। हमने कहां पढ़ लिया था, ऑक्टेट रूल के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ लिया था। आगे, द हीलियम एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल आल्सो स्टेबल, मतलब क्या होता है, हीलियम में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी क्या है, स्टेबल होता है, क्योंकि क्या उसमें क्या होता है, इनर्ट मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो किसका होता है, इनर्ट गैसेस के इक्वल होता है। आगे, हेंस एवरी एटम ट्राई टू गेट नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा क्या करना चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, वो स्टेबल हो जाए। द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अदरवाइज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बोलते हैं। कॉमन सी बातें हमने पहले पढ़ लिया था, आगे चलते हैं। ओनली द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल आर कंट्रीब्यूटेड फॉर शेयरिंग, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, वैलेंस शेल में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं शेयरिंग करके। द इनर इलेक्ट्रॉन्स विच आर आल्सो नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका कहने का मतलब ये है, जगह हो तो मैं बता दूं इसके अंदर, देखो क्या है, यहां बताता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहां पे मैंने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, क्या लिखा मैंने, 1s2 2s2 2p4 लिख दिया मैंने, क्या, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, 2 वाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो 6 क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रहे मैं समझा रहा हूं, देखा ना, वैलेंस इसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इसको बोलते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से देखो ये 1s2 वाला भी दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनको क्या बोलते हैं हम, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ध्यान रहे, इनको क्या बोलते हैं हम, कोर इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा कौन सा था अपने पास, दूसरा था कोर इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे की ओर, देखो क्या है। In the formation of covalent bond between 2 atoms, each atom contribute its valence electron to form pair of electrons which in turn shared by both of them। मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या करेंगे, उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम, बॉन्ड पेयर बोलते हैं, जो किसमें आता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच एटम गेट नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या कर देंगे, आपस में क्या करेंगे, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, गेन करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं बात करते हैं, देखो क्या है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है, कोवेलेंसी का। देखो नाम सुना होगा आपने, कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज नोन एज कोवेलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी कोवेलेंसी, उसको हम बोल देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इन लुईस डॉट मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर शोज एज डॉट अराउंड इट, और क्या उसको डॉट से हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चले एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, मुझे क्या करना है, मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। तो एग्जाम्पल मैंने मान लो ले लिया, मैंने, मुझे क्या करना है, अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। किससे बनाना है मुझे, अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पहले बात करता हूं साइड के अंदर, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2, क्या लिख दिया मैंने साथ में, 2p3। आउटर शेल कौन सा है, 2 वाला, तो इसमें कोवेलेंसी कितनी हो गई, 5 होती है।
रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी 3 की, तो क्या कर दिया 3 की रिक्वायरमेंट है तो मैंने क्या ले लिया ओनली 2p3 ले लिया। क्या ले लिया मैंने केवल 2p3 ले लिया। तो क्या कर दिया मैंने यहां पे, ये मैंने लिख दिया नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन मैंने इसे बना दिया। सपोज नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस मैंने लिख दूं यहां पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 5। तो मैं क्या करूंगा यहां 5 लिखूंगा, 1 2 3 4 और 5। क्या लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन कितने होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुझे क्या करना है हाइड्रोजन की बात करना है। मान लो मैंने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना होता है 1s1, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। कितने हैं मान लो एक और हाइड्रोजन है मेरे पास, तो क्या लिखा 1s1 इक्वल टू कितना हो गया 1। एक और हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया इसको 1s1 इक्वल टू क्या लिख दिया 1। तो मेरे पास क्या है देखो, अब 5 तो इसके पास नाइट्रोजन के पास है, अभी क्या करेगा 3 हाइड्रोजन को अपने पास ऐड करने की कोशिश करेगा और उनके साथ क्या बनाएगा बॉन्ड पेयर बनाने की कोशिश करेगा। तो क्या कर दिया, मान लो मैंने यहां लिख दिया एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है डॉट। दूसरा हाइड्रोजन मैंने मान लो यहां लिख दिया, इसके पास क्या है ये डॉट स्ट्रक्चर है, या डॉट इसमें इलेक्ट्रॉन है। और तीसरा लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, यहां लिख दिया मैंने, माना कि कोई दिक्कत नहीं आ रहा, तो मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करानी पड़ेगी शेयरिंग करवानी पड़ेगी। तो मान लो मैंने शेयरिंग करवाई, तो शेयरिंग कैसे करवाई, ये नाइट्रोजन तो ऐसा कैसा हो गया, इसके पास ऊपर वाले जैसे रह गए ना। अब क्या करेगा 3 साइड इसने क्या किया शेयरिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से, सेम यहां पे, सेम यहां पे। तो ये क्या बन गया अपने पास NH3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो क्या लिख दिया मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH3। ध्यान रहे कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और कितने इलेक्ट्रॉन कौन सा एलिमेंट किस साथ क्या कर रहा है बॉन्ड बनाना है वो आपको याद होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लो मैं इसमें क्या करता हूं, एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने लिया कौन सा CH4 मीथेन ले रहा हूं, कौन सा लिया मैंने यहां पे CH4 मीथेन ले रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट कौन कौन सा है अपने पास, एलिमेंट है कौन सा, पहला एलिमेंट तो है अपने पास कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका 1s2 2s2 और साथ में क्या होता है 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। सेकंड कौन सा हो गया हाइड्रोजन, कितने हैं मेरे पास 4 हाइड्रोजन है। तो मैंने यहां लिख दिया 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कितना होता है सब में होता है कितना 1s1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सबका 1 1 हो गया। तो कुछ नहीं आपको करना, पहले तो लिख देना इसको। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ये कार्बन है, कार्बन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। चारों तरफ क्या करना है अपने को हाइड्रोजन ऐड कर देना है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और नीचे भी क्या कर रहे हैं मैंने ऐसे लिख के, ये हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा इसको अंदर हमें इसको कराना पड़ेगा, हमें शेयरिंग करवानी पड़ेगी। जैसे शेयरिंग की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा कि सेंटर वाला क्या आ गया कार्बन आ गया, साथ में क्या करेगा इधर से हाइड्रोजन शेयरिंग करेगा। तो एक्स तो किसको कार्बन के इलेक्ट्रॉन को और यहाँ डॉट किसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। सेम कंडीशन यहाँ पे एक्स और डॉट, सेम कंडीशन यहाँ पे एक्स और डॉट हाइड्रोजन और सेम कंडीशन एक्स और डॉट हाइड्रोजन। देखिए किसका बन गया CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत आपको आनी ही नहीं चाहिए, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और बताता हूं मैंने एक एग्जांपल और लिया, कौन सा लिया CO2 का लेता हूं। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का ले रहा हूं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, देखो कितने एलिमेंट है इसके अंदर 3 एलिमेंट है। पहला कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो ऑक्सीजन कितना होता है 1s2 2s2 2p4 आता है। आउटर शेल में कितने, आउटर शेल में 6। तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो क्या करेगा शेयरिंग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन इसको कितने चाहिए 2 चाहिए, कार्बन को कितने चाहिए 4 चाहिए, तो कराते शेयरिंग। ऑक्सीजन कितने मेरे पास 2 ऑक्सीजन है तो चले शेयरिंग कराते हैं। शेयरिंग करें तो मैंने लिखा यहाँ पे कार्बन स्टार, मैंने क्या कैसे लिखा इसको स्टार के रूप में लिखूंगा या एक्स रूप में लिखूंगा। क्या लिखा मैंने एक्स 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 और एक्स। कार्बन की वैलेंस लिख दी मैंने पूरी। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन डॉट 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 डॉट, ये मतलब ऑक्सीजन को डिनोट कर दिया। सेम कंडीशन यहाँ लिख दी मैंने ऑक्सीजन, ऐसे लिख दिया मैंने ऑक्सीजन को।
ये लिख दिया ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, शेयरिंग करवानी पड़ेगी। मैं मान लो इसकी शेयरिंग में यहां करवाता हूं तो शेयरिंग क्या आएगी, ये सेंटर में लिख दिया मैंने कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करा दी, शेयरिंग करवा दी। क्या लिखा मैंने, एक्स, और एक्स तो किसको डिनोट कर, किसके इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा है, कार्बन की, डॉट और डॉट किसके, ऑक्सीजन के, तो क्या लिख दिया मैंने, ये वाला देखो इधर सेम कंडीशन मैंने यहां लिख दिया, एक्स और डॉट, ये डॉट कितना आ गया, ऑक्सीजन आ गया। चलो अब चेक करते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। देखो कार्बन वाला, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए शेल के अंदर। चलो दूसरा ऑक्सीजन याद करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इधर वाले ऑक्सीजन पे बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यही ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, चलें आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है अपना लास्ट टॉपिक है आज का। लास्ट टॉपिक क्या है, देखो, ड्रॉबैक ऑफ लुईस थ्योरी। कुछ कमियां भी रही लुईस थ्योरी की, वो कमियां क्या थी वो देखो। पहली देखो क्या है, देखो इसे, लुईस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड एंगल इन देम। मतलब क्या कर दिया, जो लुईस थ्योरी थी वो दो चीज नहीं समझा पाई। कौन कौन सी, एक तो पहली थी उसकी एलिमेंट की, मतलब जो कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, और दूसरा उसने क्या नहीं समझा हमें कि बॉन्ड एंगल कितना होगा। इस कमी को दूर किसने किया, वीबीटी ने किया। चले आगे दूसरा, इट could not explain why some molecule are violating the octet rule। मतलब कुछ क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे पढ़े हमने, octet rule पढ़ा था तो उसको क्या कर रहे थे, एक्सेप्शन उसके भी काउंट किए थे। जैसे PCl5, मतलब हमने क्या किया था, PCl5 कितना था, 10 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काउंट हो रहे थे, 8 से भी ज्यादा हो गए। और थर्ड क्या है, दिस इज ए क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। और ये क्या है, केवल क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, बाकी उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, उसके लिए हमने बॉन्ड हेबर साइकिल को बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ लिया है। उसका एक क्वेश्चन भी मैंने कर लिया है। अगर आपको कोशिश करनी है खुद को भी, तो एक तो बना के देखना, आपको बनाना कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड का, और दूसरा कौन सा बनाओगे, AlCl3 का। अगर आप ये दोनों बना लेते हो बॉन्ड हेबर साइकिल, तो मैं बोल रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपका उस न्यूमेरिकल से बेसिस पे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल से पढ़ी। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसका हमने मतलब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में हमने कर्व भी देखा, उसको अच्छे एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है। अगर क्लास वाइज की बात करें, मान लो अगर बोर्ड लेवल पे बात करता हूं तो वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रहे। और नीट बेसिस बात करता हूं तो नीट बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। डीपीपी में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, और उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, फॉर्मल चार्ज वगैरह हैं, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं। ओके, थैंक यू।